बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में दाब से संबंधित कुछ बातें करेंगे। जैसे कि पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बातें करी थी कि दाब के क्या क्या विभिन्न गुणधर्म हैं। उसमें से हमने एक बात ये भी जानी थी कि किसी वस्तु में अगर हमने कहें कि किसी बर्तन के अंदर पानी या द्रव उपस्थित है तो उस वस्तु के अंदर जैसे जैसे गहराई के साथ हम अंदर जाते जाएंगे दाब की मात्रा बढ़ती जाएगी। हमने ये भी जाना था कि भाई दो तरीके के दाब होते हैं। पहला आपका वायुमंडलीय दाब कहलाता है, इसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं पी नॉट, जिसकी मात्रा भी हमने जानी कितनी होती है। दूसरा आपका कहलाता है गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर या गॉज दाब। अब गॉज दाब का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। देखिए मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ थोड़ी सी चीज़ों को। देखिए जैसे कि हमने लिखा था किसी पॉइंट पर टोटल प्रेशर जो आया था पी नॉट प्लस रो जी एच आया था। अगर हम किसी बर्तन की अंदर एच गहराई पे बात करें, यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो कुल प्रेशर है ये दो चीज़ों से है। एक तो आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वायुमंडल का जो दाब लग रहा है वो, साथ ही साथ इस गहराई पे जाने में लिक्विड ने जो प्रेशर क्रिएट किया है, यानी कि लिक्विड ने जो दाब बनाया उसका। तो बेटा आपका जो एक्सेस अधिक दाब होता है, वायुमंडल से जितना भी अधिक दाब हो रहा है उसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? गॉज प्रेशर कहते हैं, गॉज दाब कहते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया ये गॉज प्रेशर, इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ मैं आपको। गॉज प्रेशर बेटा यहाँ पर कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा। गॉज प्रेशर हो गया रो जी एच। एक और गुणधर्म की बात करते हैं, दाब से ही संबंधित है, बहुत छोटा सा है। क्या है? किसी स्थिर, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर बच्चे अगर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ी बातों में से सवाल नहीं बनते। तो ये याद रखिएगा कि छोटी ही बातों को ध्यान में रखना है, बड़ी बातें अपने आप आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो किसी स्थिर स्थिर बर्तन या एक समान गति, एक समान गति से चल रहे पात्र के अंदर समान समान घनत्व के द्रव में समान स्तर पर, समान क्षैतिज स्तर पर, समान क्षैतिज स्तर पर दाब, लिखते जाइएगा बच्चे, साथ साथ लिखिएगा। दाब एक समान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक समान होता है। मतलब क्या है इस बात का? पहले ये कह रहे हैं, इस लाइन को समझते हैं। किसी स्थिर बर्तन, आपका कंटेनर है, स्टेशनरी है। कैसा है कंटेनर? स्टेशनरी, यानी कि स्थिर है, इसके अंदर पात्र है, इसकी ये आपका स्थिर है। ठीक है, चलिए पहली लाइन हो गई अपनी, स्थिर पात्र की बात हो गई। दूसरी बात करिए, या एक समान गति से। एक समान गति का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, क्या आपको दोनों बातों से एक बात समझ में आती है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्थिर है तो दोनों बातों में ये एक ही बात कहना चाहता है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर इज ज़ीरो। बर्तन का त्वरण या पात्र का त्वरण शून्य है। पात्र का त्वरण कितना है बच्चे? शून्य है। पात्र का त्वरण शून्य है बच्चे। उस परिस्थिति में एक समान क्षैतिज स्तर। तो ये देखिएगा, बिंदु ए और बी को देखिएगा, ए तथा बी, इसमें भी बिंदु ए तथा बी। तो जो प्रेशर ए पर है वही प्रेशर बी पे रहेगा।
जो प्रेशर दूसरे वाले केस में भी ए पर है वही प्रेशर बी पे भी रहेगा। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या त्वरण शून्य नहीं होता तो प्रेशर बदल जाते? जवाब है हाँ। जब आप त्वरण देते हो तो आपने देखा होगा, कई बार इस बात को नोटिस भी किया होगा बच्चों, कि बर्तन के अंदर जो भी लिक्विड है, जो भी द्रव है, उसका आकृति कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो एक तरफ तो ज़्यादा हाइट बन जाती है और दूसरी तरफ जो है हाइट कम रह जाती है, तो प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। इसको भी हम समझेंगे, परेशान मत होइएगा, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बर्तन के अंदर रखे द्रव की आकृति में परिवर्तन नहीं आता, जिसकी वजह से आपका एक समान क्षैतिज स्तर पर जितने भी बिंदु हैं उनके अंदर उसकी उन बिंदुओं के ऊपर लगने वाला दाब एक समान होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लिया। आगे बढ़े, आगे की बात करें। चलो जी, आगे की बात करते हैं। ये देखिए गेज प्रेशर की तो मैंने बात कर ही ली आपसे, गॉज प्रेशर। अब आगे की बात क्या है? द्रव द्वारा लगाया गया दाब। बहुत सिंपल है। अब आप जानना चाहते हैं कि द्रव जो है कितना दाब लगा रहा है। जैसे कि इसका हमने डिस्कशन पहले भी किया है, फिर भी एक बार हम इसका सारी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, एक बर्तन के अंदर पानी भर दिया, सिलेंडर है, इसके अंदर पानी भर दिया। अब इसके अंदर जितना भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का कुछ भार होगा, जितना भी द्रव का आयतन है उसका कुछ भार होगा, और वो भार सारा का सारा नीचे की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ बल लगा रहा होगा। उस बल को, उस भार को अगर हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल से भाग दे दें तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रेशर मिल जाएगा। वेरी सिंपल, वही काम ये किया है। तो द्रव्यमान इज इक्वल टू, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा द्रव का घनत्व, और आयतन बराबर क्या होता है? ये हाइट h है, ये अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल वो a है, तो आयतन हो गया a इंटू एच इंटू रो, तो ये द्रव का द्रव्यमान आ गया। इसके बाद भार कितना हो जाएगा? mg, जो कि कितना होता है? रो a h, ये तो हो गया m इंटू जी। और अगर मेरे को जानना है कि प्रेशर कितना आ रहा है, तो प्रेशर, इसे मैं गॉज प्रेशर बोलूँगा, रो ए एच। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये आ गया रो जी एच, ये अपना प्रेशर आ गया एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। आप ध्यान से देखें तो प्रेशर केवल डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, और भी किसी चीज़ पे हम कहेंगे कि डेंसिटी पे है, लेकिन किसी दिए हुए द्रव की बात करें तो डेंसिटी तो समान रहेगी। तो केवल और केवल डेप्थ पे डिपेंड करता है प्रेशर, और किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। बाकी बातें करते हैं फिर। तो बच्चों अगली बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। किसी पात्र में रखें, किसी पात्र में रखें द्रव का मुक्त बल आरेख, मुक्त बल आरेख, ये हम देखना चाहते हैं। मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है बच्चों, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। लिक्विड का कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, ये कलर कर लिया, लिक्विड है इसके अंदर बेटा। अब मैं कह रहा कि इस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। तो सबसे पहले लिक्विड का अगर फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि मुक्त बल आरेख में रखे द्रव का, मतलब जो कंटेनर में आपका लिक्विड है, द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लिक्विड इनसाइड अ कंटेनर, इसकी बात करें तो हम इस पे लगने वाले बलों की बात करेंगे। अब आप देखें कि इस लिक्विड बॉडी को अगर मैं अलग से बना दूं कुछ इस तरीके से, कंटेनर से अलग करके देखेंगे, हम इसे सिस्टम से हटा के देखेंगे। अब इस पे देखिए, ये जो लिक्विड है ये आपके कांटेक्ट में है बर्तन की दीवारों से। तो यहाँ पर आप देखें कुछ कांटेक्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे होंगे। पहली बात तो ये हमें समझ में आती है। तो देखो, क्योंकि आपका लिक्विड कहीं चल नहीं रहा है तो ये बैलेंस्ड होंगे, ये बात तो हमें क्लियर है।
अब और क्या होगा, क्या लिक्विड नीचे बर्तन की सतह से भी ही चिपका हुआ है? बिल्कुल चिपका है साहब। तो क्या बर्तन की तली भी नॉर्मल रिएक्शन देगी? बिल्कुल देगी साहब। कहाँ देगी? ऊपर देगी। कहाँ देगी? ऊपर देगी। इसको मैं कह रहा हूँ NV। क्या लिक्विड का कोई मास भी है? बिल्कुल ऐसा। अब वो अगर है तो क्या लगना चाहिए जी? ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। अच्छा जी, लिख लिया। क्या कोई और भी फोर्स रह रहा है? हाँ, एक प्रेशर रह रहा है। कौन सा? एटमॉस्फेरिक। किधर से आएगा? ऊपर से। किधर लगेगा? नीचे की तरफ। कितना होगा? प्रेशर है P0, तो फोर्स कितना होगा भाई? फोर्स बराबर यानी कि बल बराबर क्या होता है? दाब गुणा क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा फोर्स एटमॉस्फेयर का? P0 × A। अच्छा जी, अब क्या लिखें? तो अब देखो NH बैलेंस्ड है, क्षैतिज दिशा के बल आपके बैलेंस्ड है और ऊर्ध्व दिशा के भी। तो आप लिखोगे यहाँ पे F0 जो कि किधर है? नीचे की तरफ है, mg जो भी कहाँ है? नीचे की तरफ है, NV के बराबर। ठीक है, F0 की वैल्यू P0A साहब। तो P0A प्लस mg इट इज इक्वल टू NV। ये इस बर्तन का क्या बन गया? इस बर्तन में रखे, इस पात्र में रखे लिक्विड का क्या बन गया बच्चों? मुक्त बल आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देखिएगा, आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। अब एक और देखते हैं बेटा इसी तरीके से। अब हम बात कर रहे थे, आप समझिएगा इस बात को गहराई से, कि बर्तन की आकृति से दाब के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल बर्तन में पानी की गहराई या बर्तन में द्रव की गहराई कितनी है इस बात पे असर करता है। और अगर हम दाब सोच रहे हैं तो हम तो ये सोच रहे थे कि दाब जो आ रहा है ये जो भी आपका द्रव है इसके बाहर की वजह से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं नहीं नहीं, आपने अगर मान लीजिए एक बहुत छोटी सी नली ले ली है, ठीक है, एक बहुत छोटी सी नली ले ली है लेकिन बहुत लंबी है, तो इसके एंड पे भी प्रेशर बहुत जोर का आएगा। तो फिर अगर बात करें तो द्रव्यमान तो इस नली में बहुत कम जाएगा, तो उसका वजन तो बहुत कम हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे दाब जो है आपका केवल और केवल डिपेंड कर रहा है कि गहराई कितनी है? इस बात को सोचना चाहिए। ये अलग से बल कहाँ से मिल रहा है भाई? कुछ तो देखो, इसमें देखो आपको मैं दो कंटेनर दिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना। एक कंटेनर कुछ इस तरीके से है और इन दोनों पात्रों की विशेषता ये है, इन दोनों पात्रों की विशेषता ये है बच्चे कि दोनों की आकृति भिन्न है, किंतु इसमें रखा जो भी लिक्विड है, जो भी द्रव है, उनके ऊंचाइयां तल से समान है। और हम यहाँ पे देखो, हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। तो हम गॉज प्रेशर की भी बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे हमने कहा था कि एच पे डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? अब बताओ मुझे, आपके हिसाब से किस बर्तन में ज़्यादा जो है द्रव होना चाहिए? पहले बर्तन में ज़्यादा द्रव दिख रहा है, तो हम ये कहेंगे ना पहले बर्तन में द्रव ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा नीचे दाब लगना चाहिए, दूसरे में कम लगना चाहिए क्योंकि द्रव की मात्रा कम है। जवाब है नहीं, दोनों में समान दबाव है तली पर। आखिर कैसे? आखिर कैसे हो रहा है ये अगर जानना है तो उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो आपका है फ्री बॉडी डायग्राम। चलो एक काम करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम से चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ से अतिरिक्त बल मिल रहा है, भार के अलावा अतिरिक्त बल कैसे मिल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे कि मैं कह रहा कि कुछ इस तरीके का आपका बर्तन है, यहाँ पर इस तरीके से बर्तन है, इस बर्तन में कुछ पानी भरा है या कोई भी तेल भरा है या कुछ भी और चीज़ भरी है, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब बेटा इसकी ऊंचाई h है। आइए फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि मुक्त बल आरेख बनाते हैं। तो देखो नीचे तली से ये कांटेक्ट में है, स्पर्श में है, तो एक n वर्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। अब देखो यहाँ पर जो ये बर्तन जो है आपके लिक्विड के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वो कुछ इस तरीके से दे रहा है, बर्तन के
सतह के लंबवत होगी। अब आप देखें इस नॉर्मल रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट कह सकते हैं साहब। ये कौन दे रही है? साइड वॉल्स दे रही है जी। पहला कंपोनेंट तो क्षैतिज दिशा में होगा। पहला कंपोनेंट कहाँ होगा? पहला कंपोनेंट बच्चों होगा क्षैतिज दिशा में। कलर का परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो बच्चों कुछ टेक्निकल एंड की वजह से पुराना वाला डायग्राम हट गया, कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने बताया कि तल के लंबवत, इसे क्या कह रहे हैं बेटा? साइड वॉल्स, है ना, साइड वॉल्स, ठीक है। जो किनारे वाली दीवारें हैं उनकी बात करें तो ये लंबवत ही लगाएंगी। एक तो ये आएगा, अब इनके भी दो कंपोनेंट हैं, एक तो क्षैतिज दिशा में आएगा, आप देखें इस तरीके से आएगा क्षैतिज दिशा में, और एक ऊर्ध्व दिशा में नीचे की तरफ आएगा, ऊर्ध्व दिशा में नीचे की तरफ आएगा। तो उसको भी देख लेते हैं, उसके लिए भी अलग रंग का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये आ रहा है नीचे की तरफ, ये वर्टिकल। तो देखो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल वाली जितनी है यानी कि क्षैतिज दिशा में जितनी है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो केवल जो साइड वॉल्स हैं वो आपकी कहाँ दे रही है? नीचे की तरफ में आपकी एक दे रही है क्या? नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया। तो क्या ये आपका प्योर सिलेंडर होता है? जैसे कि सिलेंडर तो आप जानते हो ना इस तरीके से होता है, तो उसमें नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आती जी। क्या कारण है उसमें ना आने का? क्योंकि यहाँ पर देखिए लंबवत इस तरीके से रहेगा। क्या इस अभिलंब प्रतिक्रिया का ऊर्ध्व दिशा में कोई घटक आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है। तभी ये जो है ना, आपको पता है कि इसमें पानी में जो इस पानी का आयतन है कम है, पानी का अगर हम भार की बात करें वो भी कम है, तो अतिरिक्त बल कौन दे रहा है? बर्तन की दीवारें दे रही हैं। किधर दे रही है? नीचे की तरफ दे रही हैं। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि बताइए बर्तन की दीवारों द्वारा लगाई गई अभिलंब प्रतिक्रिया का मान बताएं। ऐसे प्रश्न करने के लिए हमेशा लिक्विड जो भी द्रव है उसका मुक्त बल आरेख बनाना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखें मुक्त बल आरेख। अच्छा, और कौन कौन से लग रहे होंगे फोर्स? बेटा ऊपर से एटमॉस्फेयर भी फोर्स लगा रहा होगा, तो पी नॉट, और मान लेते हैं इस सतह का एरिया है ए, है ना। तो एक तो पी नॉट ए वो आपके जो है किसकी वजह से आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आएगा, बिल्कुल आएगा साहब। और आगे की बात करें तो नीचे वाली जो सतह है ये भी एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक अभिलंब प्रतिक्रिया दे रही होगी। तो एक ये आ जाएगी आपकी बेस से आने वाली नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दी बेस, एन बी लिख दी मैंने साहब। अच्छा, और क्या आएगा? ये एन बी है। और ये साइड वॉल ने भी तो दी थी एक नॉर्मल रिएक्शन, किधर की तरफ? नीचे की तरफ, तो एन वी ये हो गया। और क्या होगा? और भी कुछ बचा? बिल्कुल बचा है, द्रव का भार। द्रव का क्या बचा है बच्चों? भार। किधर आएगा? नीचे की तरफ। तो द्रव का भार W, W क्या है? द्रव का भार कितना होगा? बहुत आसान है निकालना। डेंसिटी लीजिए लिक्विड की, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए, मास आ गया गुणा जी। तो अब अगर मुझे बलों की समीकरण लिखनी है तो लिखूंगा एन बी नीचे वाली बेस, एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो बर्तन की सतह ने दी है, एन वी क्या है? बर्तन की सतह, बर्तन की सतह, दीवारों, बर्तन की दीवारों द्वारा लगाई गई कुल अभिलंब प्रतिक्रिया, गई कुल प्रतिक्रिया, इसकी बात हो गई। तो एन वी इज इक्वल टू एन वी प्लस डब्ल्यू प्लस पी नॉट ए, एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन का यूज करके हम एन वी बर्तन की दीवारों द्वारा लगाई गई कुल प्रतिक्रिया का मान ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरीके के आपको बहुत से सवाल मिल जाएंगे। हम जब HCV कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के सिद्धांतों का ऊपर आधारित प्रश्नों का जब हम डिस्कशन करेंगे, जब चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बात कही थी। अभी भी मोटे मोटे तौर पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे की टॉपिक की बात करते हैं अब।
तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं दाब मापी की। दाब मापी यानी कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, जिसे हम बोलते हैं मैनोमीटर। अब मैनोमीटर होती क्या है? मैनोमीटर एक यू ट्यूब होती है, यू शेप्ड की क्या होती है, ये ट्यूब होती है। जैसा आप देख रहे होगे चित्र में, यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसके दोनों मुंह खुले हुए होते हैं, ये दोनों ओपन रहते हैं। अब हम किसी गैस का क्या मेज़र करना चाहते हैं? प्रेशर मेज़र करना चाहते हैं। तो एक जो है इसका जो एक मुंह है वो गैस के कंटेनर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और दूसरा वातावरण में खुला छोड़ दिया गया है। अब इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, एक द्रव है जिसकी डेंसिटी क्या है? रो है। तो रो क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसे हम क्या बोलेंगे? द्रव का घनत्व। और ये क्या है? ग्रीन वाली, ये आपकी गैस है। अब देखो बेटा, जैसा कि एक सिद्धांत बताया था मैंने, उसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। और ये हमें हाइट पता है। ये क्या पता है हमें? हाइट पता है। ये हाइट h है। अब किस सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे? हमें ये पता है कि ये देखो लाल वाला एक ही द्रव है ना? एक ही द्रव है, ये कहीं चल नहीं रहा है। तो समान द्रव में समान क्षैतिज स्तर पर, ये समान क्षैतिज स्तर है, ठीक है। मैं स्तर मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करूं तो इनका क्षैतिज स्तर तो समान ही है ना भाई। तो समान द्रव में, समान घनत्व के द्रव में समान क्षैतिज स्तर पर द्रव के द्वारा लगाया गया दाब या द्रव का दाब समान होता है। तो ये ए पॉइंट पर जो प्रेशर है, दाब है, वो बराबर होगा बी पॉइंट पर जितना प्रेशर है। अब बी पॉइंट पर, अब देखो ए पॉइंट पर कौन प्रेशर लगा रहा है? गैस प्रेशर लगा रही है। तो प्रेशर ए इज इक्वल टू पी जी, जो कि हो जाएगा गैस के द्वारा लगाया गया दाब, गैस के द्वारा लगाया गया दाब, ये पी ए हो जाएगा पी जी के बराबर। और पी बी जो है उसकी वैल्यू क्या निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। कैसे निकालोगे? देखो पी नॉट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, साथ ही साथ कितनी डेप्थ में गए हम? बी पॉइंट के लिए कितनी डेप्थ पे गए? हम गए एच डेप्थ तक। तो क्या लिखेंगे? प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, बराबर है पी नॉट प्लस रो जी एच के। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि गैस के द्वारा जो लगाया गया दाब है वो हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच। तो इस सिद्धांत के ऊपर आपका ये मैनोमीटर कार्य करता है ना? तो मैनोमीटर क्या है ये समझ में आ गया, कैसे काम करता है ये समझ में आ गया। इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे, पर अभी के लिए पहले आप लोग इतना नोट करें। अब बच्चों बैरोमीटर की बात करते हैं। बैरोमीटर का क्या काम है इसको समझते हैं। देखो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी गैस के द्वारा लगाया गया एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर हमें ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, या कुल दाब कितना है इसकी गणना करनी है, तो हम मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। बैरोमीटर में क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। आप एक टेस्ट ट्यूब काइंड की चीज़ देख रहे हैं, एक ट्यूब देख रहे हैं, परख नली देख रहे हैं। आप ये समझिए इस परख नली के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया। कैसे? परख नली को गर्म कर दो, हवा गर्म होगी, बाहर निकल जाएगी। तो हमने इसको गर्म कर दिया, हमने माना कि इसमें अब कोई हवा नहीं बची है। गर्म करके हमने क्या किया? एक बर्तन था और इस बर्तन के अंदर मरकरी भरा हुआ था, इस मरकरी के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा भाई? यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई हवा वगैरह नहीं है, तो इनिशियल यहाँ पर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर ही नहीं होगा। स्टॉप पॉइंट पर बात करूँ तो प्रेशर हो जाएगा 0। अच्छा, क्या यहाँ पर भी प्रेशर 0 होगा? नहीं, यहाँ पर प्रेशर 0 नहीं होगा, यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो क्या होगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो लिक्विड है या जो अपना मरकरी है ये इसके अंदर चढ़ना चालू हो जाएगा। और क्यों? दाब का अंतर है। यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर 0 प्रेशर है, तो कुछ हाइट तक ये इसके अंदर मरकरी जो है चढ़ जाएगा इस तरीके से। जब इसके अंदर मरकरी बच्चों चढ़ जाएगा कुछ हाइट तक, कब तक चढ़ेगा? अभी पहले देखिए, पहले की परिस्थिति की बात करूं जब कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर 0 प्रेशर था और यहाँ पर आपका
पी नॉट प्रेशर था, यहाँ पर इनिशियली क्या था, 0 था। अब जब ये चढ़ना चालू हुआ तो तब तक चढ़ेगा जब तक कि यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट नहीं हो जाए। अब प्रेशर पी नॉट हो जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो अब लिक्विड का चलना बंद हो जाएगा। तो हमने इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट तक अचीव करने का इंतज़ार किया, तो हमने देखा ये जो है कुछ h हाइट चढ़ा, जिसको मीज़र किया गया तो ये आया 760 mm इतना आया। ठीक है, कितना आया ये, 760 mm, जिसे आप लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर इतना आया। तो अब इस बिंदु पर कितना प्रेशर होगा, अगर मैं बात करूं, अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस बिंदु की बात करूं तो कितना प्रेशर होगा भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मैं कह रहा कि ये बिंदु ए है, तो इस बिंदु ए पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब ए पर कौन सा प्रेशर होगा जी, इसे लिखेंगे P प्लस रो जी एच, और P की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि ऊपर तो वैक्यूम भरी थी, तो 0 प्लस रो जी एच। ये 0 प्लस रो जी एच किसके बराबर होगा, P नॉट के बराबर होगा। P नॉट क्या है, वायुमंडलीय दाब है। क्या है P नॉट, वायुमंडलीय दाब है जी। ठीक है भाई साहब, वायुमंडलीय दाब है। तो P नॉट का मान तो पता चल गया। रो भाई, आपके मरकरी की जो डेंसिटी होती है 13.6 गुणा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है। चलो, गुणा जी की वैल्यू 9.81 होती है, एच की वैल्यू हमने मीज़र कर ली, नाप ली हमने, जो कि आई 76 सेंटीमीटर, जिसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, तो 100 से भाग देना पड़ेगा, 0.76 हो जाएगा। जब इसकी गणना करी गई ना, इसका मान आता है 1.013 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना होता है आपका वायुमंडलीय दाब। इसकी कैलकुलेशन, इसका पूरा सब कुछ काम ताम झाम जितना भी है, ये टॉरसेली ने किया था। टैरोसेली की थ्योरम भी ये कहलाती है, टैरोसेली का एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है ये। ठीक है, तो इसे नोट करिए, बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल सा है। सारी बातों को याद रखिएगा कि पहले यहाँ पर वैक्यूम थी, वैक्यूम के बाद इस वैक्यूम क्रिएटेड जो आपकी ट्यूब है, या हम कहें यहाँ पर जो है कोई दाब नहीं था शुरुआत में, जैसे ही डाला दाब के अंतर होने की वजह से मरकरी ऊपर चढ़ने लगा, तब तक चढ़ेगा जबकि दाब समान स्तर पर समान नहीं हो जाता। फिर हमने हाइट नोट कर ली, उस स्तर पे इस हाइट की वजह से कितना प्रेशर आया, मरकरी ने कितना प्रेशर लगाया, उसको कैलकुलेट कर लिया और कह दिया यही प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसके ऊपर भी आधारित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नीट में जो आपके प्रश्न रहते हैं ज़्यादातर, वो प्रश्न आपके एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जेई मेंस की बात करूं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो जब तक प्रैक्टिकली आपको थोड़ी सी चीज़ें का अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या प्रैक्टिकल किया गया, उससे क्या एनालिसिस निकला, तब तक आप ऐसे सवालों को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चर्चा दोस्तों, बच्चों, प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए व्युत्पत्ति से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, बढ़ते रहें, और याद रखिएगा, मनुष्य के जीवन में अगर कुछ चीज़ साथ चलती है वो है उसका ज्ञान। आपको आपका ज्ञान ही औरों से भिन्न करेगा, इस बात को याद रखिएगा। जय हिंद।